नमस्कार। बीएम डेली डिसरप्टर डोज नंबर 27, और ये 27 इसलिए है क्योंकि अब 27 दिन तक हमारा बीएम डेब्यू डिसरप्टर्स जो नया स्मॉल केस है, जिसमें हम आईपीओ वाले स्टॉक्स, पिटे हुए आईपीओ स्टॉक्स, स्पिन ऑफ्स और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर ये तो थोड़ा सा लग रहा है कि उसको पुश करने के लिए है। तो बिल्कुल उसको पुश करने के लिए, अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आप पुश क्यों हो रहे हैं, आप आराम से बैठे, आप न देखें। और उसमें एक और चीज़ मैंने सोचा कि आज, क्योंकि हम बहुत ही एक ज़बरदस्त इंसान के बारे में बात करेंगे, ही बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑफ अमेरिका इन 1929 ऑलमोस्ट, और वो उसके बाद वापस बैंकरप्ट हो गया और मर गया। तो ये दूसरी बात होती है, बट उसका एक पर्टिकुलर एपिसोड, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ जो भी ये पढ़ते हैं ऐसा इतना दिमाग में घुस जाता है, मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत सोचना चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग रैंडमली जो करते हैं चीज़ें, कोई हमें बोलता है, कोई हमें कर देता है, हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उसका इम्प्लीकेशंस क्या होता है वो पता चलेगा। बात हो रही है जेसी लिवरमोर की, और जेसी लिवरमोर की बात तो इतनी हो सकती है कि शायद घंटों घंटों हम बात कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर ट्रेड जो जेसी लिवरमोर का एकदम मेरे दिमाग में घुसा हुआ है, क्योंकि उसके बारे में जितनी किताबें हैं मैंने एटलीस्ट 5 से 10 बार हर एक किताब पढ़ी होगी, इफ़ नॉट 10, 15, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, बट फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करके पढ़ते हैं। उसके बाद क्विक रीड होता है, क्योंकि आप सिर्फ अंडरलाइंड पोर्शंस पढ़ते हैं। उसके बाद 1-2 साल बाद आपको इच्छा होती है कि वापस किताब पढ़ें, तो मैं नया किताब परचेज करके वापस पढ़ता हूँ, बिकॉज पुराना किताब अंडरलाइंड है। तो होता क्या, आपका दिमाग उसी एरिया पे जाता है जो आप ऑलरेडी अंडरलाइन कर लिए होंगे। तो ये बात हो रही है। ये जेसी लिवरमोर की खास बात ये हुआ करती थी, ये ट्रांजैक्शन करके कोई बीच रिसोर्ट पे चला जाता था, मतलब अपने सौदा कर लिए और उसके बाद घूमने निकल गया, और घूमने चला जाता था 1 महीना 1.5 महीना। और उसके बाद उस समय टेलीग्राम का ज़माना था, व्हाट्सएप था नहीं, इंटरनेट था नहीं, भाव आपको मिलता नहीं था, टेलीग्राम से भाव आता था, टेलीग्राम से आपके ऑर्डर जाते थे, टेलीग्राम से कन्फर्मेशन होता था। तो ये इतने डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली कट ऑफ थी, ये बात हो रही है 1910-1915 की। और स्टॉक जिसकी हम डिस्कशन करेंगे, जेसी लिवरमोर ने कैसे घाटा करते हुए स्टॉक के बाद उसी से प्रॉफिट किया। स्टॉक का नाम है यूनियन पैसिफिक, जितना मेरे को ध्यान पड़ता है। तो यूनियन पैसिफिक, जेसी लिवरमोर वाज अ ट्रेडर, तो वो स्क्रीन देखकर ट्रेड करता था, उसको कोई मतलब नहीं थी यूनियन पैसिफिक ट्रेन लोकोमोटिव इंजन बना रही है कि यूनियन पैसिफिक हवाई जहाज बना रही है। लेकिन लोकोमोटिव इंजन के स्टॉक में उसने सौदा किया, मतलब कि उस समय ट्रेन नया आया था, 1850-1860 में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था। अमेरिका में पूरा रेल रोड के कंसेप्ट के हिसाब से गाड़ियाँ आ रही थी, एरोप्लेन आ रहा था, टीवी का आविष्कार हुआ था, रेडियो हुआ था। 1910, 1915, 1920 की बात हो रही है सारी। तो उस इन एरा में अगर आप यूनियन पैसिफिक के स्टॉक में ट्रेड करते हैं, मतलब कि आप एक सेक्टर लीडर और हॉट सेक्टर वाले स्टॉक को पकड़ रहे हैं। तो जेसी को पता ही नहीं था, उसको इंटरेस्ट ही नहीं था कंपनी क्या करती है, उसको यही इंटरेस्ट था भाव ऊपर जा रहा है कि भाव नीचे जा रहा है, और कंपनी जो भी करे वो अपने जगह करे। तो इसने जब ये बीच रिसोर्ट कहीं पे गया, तो ये कोई एड हार्डिंग कोई नाम से कोई ब्रोकर था, तो हार्डिंग भैया के ब्रोकरेज ऑफिस में ये सोचा मैं ये इधर ही ट्रेड कर लूँगा। और बोले बीच रिसोर्ट में हार्डिंग ने ब्रोकरेज ऑफिस इसलिए खोली थी, इसलिए नहीं कि वहाँ पे उसको सौदा मिलता, बट इसलिए खोली थी बिकॉज वहाँ एडवर्टाइजिंग अच्छी होती है। अमीर आदमी होगा वही बीच रिसोर्ट जाएगा, अमीर आदमी होगा उसी के पॉकेट में पैसा होगा, अमीर आदमी होगा वही ट्रेड करेगा। तो अगर अमीर आदमी एक बीच रिसोर्ट में, आप कई बार एयरपोर्ट पे आप देखते हो, अगर आप एयरपोर्ट गए, आप देखते डब्लू का एक स्टोर खुला हुआ है। अब डब्लू का स्टोर एयरपोर्ट का भाड़ा देखकर नॉर्मली हम लोग मारवाड़ी बनिया आदमी जो सोचेंगे, बोले अरे भाड़ा कैसे पोसाता है इसको, एसी चला लिया इसने यहाँ पे 2 आदमी भी रख लिया, आदमी तो मेरे को कोई दिखता नहीं है वहाँ पे। वो माल बेचने के लिए दुकान नहीं खोली गई है, दुकान इसलिए खोली गई है कि आते जाते जब आपके दिमाग में वो डब्लू 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 दिखेगा, तो जब भी आप कभी कोई स्टोर पे जाएंगे सामान खरीदने को, आपको इमीडिएट रिकॉल मिलेगा कि चल यार यही से ले लेते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत बार देखा है, एयरपोर्ट पे भी देखा है। तो ये बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग जो होती है, क्योंकि एयरपोर्ट पे आप ऐसे तो अपना होर्डिंग कहीं लगा नहीं सकते, तो आप दुकान ही खोल लेते हैं। तो ये सारी दुकानों का मकसद यही होता है कि वहाँ से लोगों के दिमाग में छा के रहो और दिमाग के अंदर घुस जाओ, सो डैट कभी भी वो अगर ट्राई करेगा लेने का तो वहाँ से लेगा। तो जो इसके ब्रोकरेज की ऑफिस थी, उसने उस बीच रिसोर्ट बीच टाउन में एक छोटा सा दुकान खोला था। और जेसी लिवरमोर के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे होटल वाले को, आगे पीछे वाले को, कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे दिन भर का कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कौन सा स्टॉक लेना, कौन सा स्टॉक बेचना। तो होटल वाला जो था, जो इसको मैसेजेस आते थे सीधा जाके पहुंचा देता था। तो हुआ ये कि इसको यूनियन पैसिफिक का स्टॉक जब ये भाव देखता था, इसको 2-3 दिन से लगा कि यहाँ कुछ हो रहा है, ये शेयर लेना चाहिए। लेकिन ये वेट किया, थोड़ा सा वेट किया, तो फिर इसने वेट
वेट करते करते इसने एक बार लेना स्टार्ट किया, 500 शेयर करके $170 के करीब करीब इसने खरीदना स्टार्ट किया। तो 2-3 राउंड जब इसने खरीदा तो इसको वहाँ से नीचे होटल वाले से मैसेज आया कि मिस्टर हार्डिंग जो है वो आपसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल। अब लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल जो 1980s 1990s के जो हैं उन्हें पता हो वो कैसे हम लोग पीछे एसटीडी किया करते थे, रात को 10 बजे के बाद 1/4 रेट, 7 बजे के बाद शायद हाफ रेट, और दिन में फुल टाइम लगता था और फुल टाइम में कोई बात नहीं करता था। वो दिन ज़माना दूसरा था। उसके पहले वाला एक ज़माना था जहाँ हम लाइटनिंग कॉल करते थे, ट्रंक कॉल करते थे, बुक करते थे। तो इसको वैसे ही समझ लो 1910 1905 1920 की बात है। शायद टेलीफोन का आविष्कार हो गया ही होगा, क्योंकि फ़ोन अगर आया तो ऑब्वियसली अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने खोल दिया होगा टेलीफोन कंपनी अपनी। तो इसको फ़ोन आया कि हार्डिंग जी बात करना चाहते हैं। हार्डिंग उस ब्रोकरेज का मालिक। तो ये नॉर्मल होता है, अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हैं तो आपका ट्रेड का 2 टाइप का स्क्रीनिंग होती है। जब तक मैं ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करता था और ब्रोकर आपके जान पहचान का होगा तो मुसीबत आपकी 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि पहले आप सोच रहे हो मैं शेयर लूँ, फिर जहाँ आप उसको बोलते हो ये लेना है मेरे लिए, तो वो आपको बोलेगा अरे ये क्यों ले रहा है यार, इसका तो छोड़ दे, तू ये वाला ले, इसका तो खबर ही ख़राब आ रहा है, इसमें तो कोई खबर ही नहीं है, ये गड़बड़ है, ये है, वो है। तो वो आपको डिमोरलाइज कर देता है। जो स्टॉक मार्केट में जब आदमी जाता है कोई ट्रेड करना है, वो ऐसे ही अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी के साथ ही रहता है। उसका दिमाग ऐसे ही विचलित रहता है कि मैं करूं कि नहीं करूं, क्योंकि आप पैसा बना भी सकते हो, आप पैसा खो भी सकते हो। तो अगर आपका ब्रोकर आपके जान पहचान का है तो ये लिखवा लो मेरे से कि बड़ा पैसा नहीं बनेगा। अगर आपका ब्रोकर आपको ज्ञान देता है तो फर्स्ट थिंग टू डू इज़, मेरा पैसा जब बनना स्टार्ट हुआ, आई रियलाइज जब मैंने ऑनलाइन ब्रोकरेज सिस्टम में स्टार्ट किया, क्योंकि उसके पहले मेरा फ्रेंड मेरा ब्रोकर हुआ करता था और वो मेरा फ्रेंड इतना ज्ञान देता था मेरे को, जो भी मैं स्टॉक ले बोलूँ तो वो बोल रहे यार ये लेके फ़ायदा नहीं है, ये मत ले, वो ले, ये ले, वो ले। तो वो कन्फ्यूजन में, और खुद का दिमाग इतना स्ट्रांग भी नहीं था कि नहीं यार जो बोल रहा हूँ वो ले ले, तो वो कन्फ्यूजन में पैसा बनता नहीं था। तो एनीवे, तो बात करें जेसी लिवरमोर की, तो हार्डिंग जी ने इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रंक कॉल किया और इसको बोला कि तुम पागल हो गए हो क्या। ये बोला क्यों। बोला ये तुम शेयर खरीद रहे हो, ये सब बढ़ाया जा रहा है माल चेपने के लिए। तो माल चेपने के लिए तो नहीं बोला, अंग्रेजी में बोला होगा, क्योंकि हम अपने देसी भाषा में बात करते हैं, वैसे ही बात करें कि माल चेपने के लिए स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे जेसी लिवरमोर ने बोला कि नहीं, मेरे को टेप से दिखता है कि ये भाव ऊपर जाएगा। तो टेप रीडर बोलते थे इसको, कि वो टेप देखकर, मतलब भाव देखकर बता देता था स्टॉक कहाँ जाएगा। उस समय ज़माना नहीं था कि चार्टिंग का और 200 डे और 50 डे और 20 डे और RS और RSI और फलाना और RSS, नहीं सॉरी RSS कहाँ से मैं बोल दिया। एनीवे, सो ये देखो भाई, नॉन पॉलिटिकल है, इसको लेकर ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना। तो ये जो सिचुएशन थी उस समय, तो हार्डिंग इसको बोल रहा है कि तुम ये जो स्टॉक ले रहे हो, तुम ये गड़बड़ काम कर रहे हो, इसको मत लो, तुम बेच दो। तो ये बोल रहा है कि हार्डिंग तो अच्छा आदमी है। बाद में इसने बोला कि सोचा इसने अपने दिमाग में कि आदमी तो अच्छा है, इसका कोई अल्टीरियर मोटिव है नहीं, ये मेरे बेनिफिट के लिए ही जो बोलता है। ही इज़ ऑल्सो वेरी वेल कनेक्टेड, बिकॉज शायद न्यूयॉर्क में रहता था हार्डिंग, तो वो वेल कनेक्टेड है, उसको कहीं से खबर मिली होगी कि ये शेयर का दाम बढ़ाया जा रहा है, सो डैट अल्टीमेटली एक गलिबल पब्लिक को, जो पब्लिक जो फट से सुन लेती है और शेयर ले लेती है, उसको चेप दिया जाए। तो ये बड़े ही आधे मन से, पौना मन से, क्वार्टर मन से इसने बोला चलो कोई बात नहीं, इसको बेच देते। तो इसने शेयर बेच दिया। फिर इसने बोला अगर मैंने किसी शेयर को बेचा है तो ऑब्वियसली आई एम थिंकिंग दैट इट्स नॉट गोइंग अप, ये तो नीचे ही जाएगा, तो क्यों ना शॉर्ट कर दूं। तो इसने उठाकर 4000 शेयर शॉर्ट कर दिया 162 तक। तो 170-75 का खरीदा हुआ शेयर नीचे आया, पहले बेचा घाटे में और उसके बाद 4000 शेयर शॉर्ट हो गया 162 में। घूम फिर के आपने सोए वापस, अगले दिन उठे तो न्यूज़पेपर में दिखा इसको सीधा कि जो यूनियन पैसिफिक कंपनी थी उसने 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो ऑब्वियसली शेयर का दाम ऊपर जाएगा, लेकिन उसके साथ जितने वॉल स्ट्रीट के जितने भैया लोग थे वहाँ पे सब लिख रहे थे नहीं यार, ये कंपनी को अभी अपने कैपिटल के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, ये डिविडेंड क्यों डिक्लेयर की, इसको डिविडेंड डिक्लेयर करने का कोई सेंस ही नहीं है, ऐसी कंपनियों को तो पैसा कंजर्व करना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन जब हुआ तो इसका दिमाग और कन्फ्यूज्ड हुआ, क्योंकि है ये शॉर्ट 4000 शेयर, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, 1-2 घंटे के अंदर शेयर बाज़ार खुलेगा और जो खबर आ रही है कि ऊपर ही खुलेगा, तो करें क्या। तो इसने जब कमेंट आप पढ़ते हो किसी का, सुनते हो किसी से, तो अपने अपने ज्ञान लोग दे रहे थे कि यार डिविडेंड डिक्लेयर किया, गड़बड़ काम हुआ, ये फंस गया, ये ऐसा है कंपनी, अब तो गारंटीड ये कंपनी जो है अपना सारा माल बेच देगी। इसने बोला नथिंग डूइंग, घाटे में है, पहले अपना सौदा काटो। तो इसने इमीडिएट वहाँ पे ट्रंक कॉल मिलाया, वापस अपने ब्रोकर ऑफिस में गया और वहाँ पे इसने कवर किया। तो बोले कवर करते करते 166, 167 कवर करते करते 172 के करीब, इसके 175 तक इसका शेयर लग गया कवर होने में। तो बेसिकली नेट इसको पहले
प्रॉफिट हुआ, जो पहले घाटा हुआ था क्योंकि इसने शेयर लॉन्ग था, और उसके बाद शॉर्ट हुआ और उसके अगले दिन 10% का डिविडेंड आ गया और फिर स्टॉक ऊपर बढ़ा। तो जब ऊपर बढ़ा स्टॉक तो उसको फिर लॉस हुआ। तो बेसिकली नेट ले देकर इसको 40,000 शेयर चले गए। फिर इसका दिमाग वापस चला, बोला यार हार्डिंग की गलती नहीं है, गलती मेरी है, और क्योंकि मैं कवर कर रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि स्टॉक ऊपर जाएगा तभी कवर कर रहा हूँ, तो ही वेंट लॉन्ग अगेन। तो इसने फिर शेयर और खरीद लिया 174 में, और फिर उसको स्टॉक ऊपर जा रहा था ऑब्वियसली 10% डिविडेंड के बाद। और वॉल स्ट्रीट में हर एक आदमी कंफ्यूजन में था, डाउट में था कि ऐसी कंपनी को डिविडेंड तो डिक्लेयर करना ही नहीं चाहिए। तो एवरीवन एल्स थॉट कि इस शेयर का जो दाम है ये नीचे आएगा क्योंकि इसको डिविडेंड डिक्लेयर करने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन भाव ऊपर जा रहा था। तो जेसी लिवरमोर कहता है भाव जब ऊपर जा रहा हो तो लोगों का कम सुनो, अल्टीमेटली जब कम आएगा तो कम आएगा, वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो भाव ऊपर जा रहा है तो हम इसको स्टॉक को खरीदेंगे। तो ये अल्टीमेटली हुआ ये कि इसने $40,000 वो रिकवर किया और $15,000 नेट प्रॉफिट में आया। मतलब ही मेड 55,000 ऑन द लॉन्ग, जो इसने बाद में किया। लॉन्ग मतलब तेजी का सौदा, खरीद लिया। तो पहले इसने शेयर बेचा, पहले इसने शेयर खरीदा, हार्डिंग का फ़ोन आया कि तुमने क्या गड़बड़ कर दिया, ये स्टॉक तो गड़बड़ हो रहा है। तो इसने फिर उस शेयर को बेचा। जब शेयर को बेचा तो इसने फिर शॉर्ट किया, मतलब और शेयर बेचा जो इसके पास था ही नहीं। तो स्टॉक नीचे गया। अगले दिन डिविडेंड आया, स्टॉक ऊपर गया। फिर वहाँ तीसरे लपेटे में पड़े अंकल कि तीसरे लपेटा मतलब पहले लॉस हुआ खरीद कर, फिर लॉस हुआ बेच कर, फिर वो वापस खरीदा जब बेचने वाला। तो अब थर्ड टाइम इसने फिर लॉन्ग जब गया तो यहाँ पे इसने $55,000 बनाया। नेट इसके घर में $15,000 बना। इस बीच में जो आदमी आराम से बैठा था वही ब्रोकरेज ऑफिस में, बोला $3.5 लाख किसी ने बैठ कर बनाया था, क्योंकि वो सिर्फ अपना भाव देख रहा था और किसी से वो इंटरेस्टेड ही नहीं था बात करने का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कहीं पे भी जाते हो, जितने ज़्यादा लोग से आप बात करोगे, या तो आप खबरी हो जाओ या तो आप चक्री हो जाओ कि यार हमको फंसाना है लोगों को, तब तक बात करोगे, इन्फॉर्मेशन दोगे। इंडिया के बहुत बड़े एक इन्वेस्टर हुआ करते थे जो बोलते हैं कि एक जगह खरीदते थे और एक जगह बेचते थे। मतलब कि जहाँ से वो खरीदते थे और कहीं और वो जाकर बेचते थे। मतलब खरीदते टाइम उनको पता था कि अगर ये स्टॉक हम यहाँ से खरीद लें तो सब जगह खबर मिल जाएगी। तो अगर मुझे कोई स्टॉक का 10 लाख शेयर बेचना हो तो मैं 1 लाख शेयर उस जगह से खरीदूंगा जहाँ से मेरे को पता है गांव दुनिया में खबर फैलेगी और सारे लोग बाइंग पे आएंगे, और कहीं और दूसरे जगह से मैं जाकर उसी शेयर का 10 लाख शेयर चेप दूंगा तो मुझे इजी एग्जिट मिल जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ों से क्या होता है, आपको अगर भाव पे ऊपर आपको देखना है, अगर आपको ट्रेड भाव पे करना है तो फिर ट्रेड भाव पे करना है। जितने ज़्यादा जन से आप मिलेंगे, जितने ज़्यादा आप लोगों से बात करेंगे, उतना कन्फ्यूजन होगा। यू विल नॉट बिलीव दैट ओवर द लास्ट 2 years आई हैव स्टॉप्ड मीटिंग पीपल एंड पीपल आर अपसेट। मुझे लगता है मिल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना आप लोगों से मिलेंगे उतना कन्फ्यूजन होता है। और कभी तभी शायद वॉरेन बफेट जो है वो ओमाहा में बैठे हुए हैं, वो मिलना ही नहीं है किसी से। हमको जो पता है हमें पता है, हमें अपना काम करने दो। तो कई बार क्या होता है, आप ज़्यादा ये पार्टी वार्टी अगर आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप जर्नलिस्ट से मिल रहे हैं, आपको लग रहा है उसके पास एक्स्ट्रा खबर है, आप कंपनी मैनेजमेंट से मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फंसने वाली बात होती है। एंड जेसी लिवरमोर इसीलिए अपना स्टॉक ट्रेड करता था और घूमने चला जाता था बीच रिसोर्ट, बीच टाउन में कहीं पे, कि यहाँ पे आराम से बैठेंगे। तो ये सब चीज़ें सोचने की होती है कि आप जब ट्रेड कर रहे हो या आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो तो ज़्यादा ज्ञान हर एक आदमी से नहीं लेना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसको क्या पता है या क्या नहीं पता है। तो यही रखेंगे अभी इसको। वापस कल एक और कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग कोई अगर इंसिडेंट याद पड़ेगा तो कल नंबर 26 करेंगे, डब्ल्यू डिसरप्टर्स जो हमारा स्मॉल केस है उसी के लिए। और काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि अगर जिसको नहीं देखना है नहीं देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं 30 दिन तक इसको करेंगे, बिकॉज 30 दिन के बाद जो हमारा स्मॉल केस है इसको बंद कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।